अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का हमारा दूसरा टॉपिक है थ्योरीज एंड अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसे कि हमने पहले टॉपिक में ये समझ लिया था कि इंटरनेशनल रिलेशन टर्म क्या होती है, आईआर किसे कहते हैं, उसका क्या नेचर था, क्या स्कोप था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो उन्हीं सारी चीज़ों को अभी जो भी टर्मिनोलॉजीज थी वो यहाँ पे लिंक होंगी और अब हम पढ़ेंगे कि थ्योरीज और अप्रोचेस क्या है आईआर की, इंटरनेशनल रिलेशन की। तो जी सबसे पहले ये समझने के लिए कि थ्योरीज और अप्रोचेस आईआर की कौन कौन सी है, हमें ये समझना पड़ेगा कि थ्योरी और अप्रोच होता क्या है। व्हाट इज थ्योरी एंड अप्रोच? आपके सामने एक डेफिनेशन है। अ थ्योरी इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ फैक्ट्स रिलेट टू वन अनदर, while an approach is a methodology for obtaining those facts in the first place। ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन को ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट्स में। अ थ्योरी इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ फैक्ट्स रिलेट टू वन एंड अदर। यहाँ पे रुक जाते हैं, पहले हम समझते हैं कि थ्योरी होता क्या है। अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन में इसके 3 मेन वर्ड्स हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद है क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, फैक्ट्स, और जो रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ये हमारा क्या कहते हैं डेफिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इन 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझने के लिए अब हमें ये देखना है कि फैक्ट्स, कोई भी फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स का मतलब लॉजिकल चीज प्रूव हो या हकीकत में हो या हकीकतें, रियलिटी, समथिंग इन एग्जिस्टेंस। सही है, फैक्ट्स का मतलब होता है ये। एक्सप्लेनेशन, कोई भी चीज को समझाना। बहुत सारे फैक्ट मिलके एक फिनोमिना बनाते हैं। सही है, एक वजूद बनाते हैं, एक एंटिटी बनाते हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन को, जिनकी कॉज एंड इफेक्ट्स के साथ एक्सप्लेनेशन को थ्योरी कहा जाता है। जब उस फिनोमेना को कॉज एंड इफेक्ट्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम थ्योरी कहते हैं। उस एक्सप्लेनेशन को, उस एक्सप्लेनेशन के अमल को हम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। वाइल an approach is a methodology for obtaining those facts in the first place। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? सबसे पहला मेथोडोलॉजी और दूसरा फैक्ट्स। सही है, फैक्ट्स का मैंने आपको बता दिया कि फैक्ट्स का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी रियलिटी या समथिंग इन एग्जिस्टेंस। ओके, अब इसके बाद मेथोडोलॉजी क्या होता है? सबसे पहले समझने की जरूरत है कि मेथड होता है तरीका। सही है, मेथोडोलॉजी काम करने का तरीका। सही है, कोई भी काम करने का तरीका। अब हम इसमें फॉर एग्जांपल कि मैं खाना बना रही हूँ, तो खाना बनाने का मैं बता रही हूँ ना, उसकी कोई मेथोडोलॉजी होगी। ये चीज हुई है तो वो किसी तरीका कार से हुई होगी। ठीक है, तो जब मेथोडोलॉजी है, काम करने का तरीका है, तो जो फैक्ट्स होते हैं, वो फैक्ट्स जब क्या कहते हैं लाए जाते हैं या फैक्ट फाइंडिंग की जाती है, उस फैक्ट फाइंडिंग करने के अमल को हम अप्रोच कहते हैं। ठीक है, फैक्ट फाइंड जब हो जाता है, जैसे कि फैक्ट फाइंड होता है एक फिनोमेना के बारे में। फिनोमेना क्या है? एक गर्ल। सही है, कोई भी लड़की है वो फिनोमेना है। ठीक है, उसके फैक्ट्स हैं कि शी हेट्स कॉन्फ्लिक्ट, ये उसका पहला नंबर फैक्ट है। ओके, सेकंड फैक्ट है कि वो इमोशनल है। थर्ड फैक्ट है कि वो इंटेलिजेंट है। फोर्थ फैक्ट है कि वो हार्ड वर्किंग है। अच्छा, ये हमने फैक्ट्स बना दिए। और फिनोमेना क्या है? वो गर्ल है, XYZ उसका जो भी नाम है। ठीक है, अब ये जो फैक्ट्स फाइंडिंग, ये फैक्ट हमारे पास आए हैं, इसको हमने किस तरीके से निकाला, किस तरीके से हमें पता चला कि ये फैक्ट्स इस गर्ल के बारे में, इस लड़की के बारे में ये इसकी हकीकतें हैं कि उसकी ये खुसूसियात, क्वालिटीज हैं। इस अमल को, इस खुसूसियात को ढूंढना, इस खुसूसियात को जमा करने को ही अप्रोच कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि थ्योरी क्या होती है और अप्रोच क्या होता है। सही है, अप्रोच होती है कि फैक्ट फाइंड करने का तरीका, उसका मेथड।
फैक्ट फाइंडिंग के मेथड में इसमें बहुत सारी अप्रोच में टाइप आ जाती है। जैसे बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि रिसर्च जब हम करते हैं, कोई भी बंदा रिसर्च करता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है, फैक्ट फाइंड करता है। आपको आईआर के बारे में फैक्ट फाइंडिंग करनी है तो आप आईआर की बुक्स पढ़ेंगे, आप आईआर के डिफरेंट स्कॉलर्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट स्कॉलर्स ने क्या डिफरेंट बातें कही है कि आईआर में कॉन्फ्लिक्ट है, पीस है, आईआर का नेचर क्या है, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए आप क्वेश्चनायर बनाएंगे, आप देखेंगे लोग क्या सोचते हैं, उससे जो चीजें आपके पास जो फैक्ट्स निकल के आएंगे, इस पूरे अमल को क्या हुआ कि फैक्ट फाइंड आपने की एक अप्रोच से, इसको अप्रोच कहेंगे। और जब उस फिनोमेना को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आपने फैक्ट फाइंडिंग की, कॉज एंड इफेक्ट देखे, आपने, आपके पास फिनोमेना हो गया आईआर, आपने उसके बाद उस आईआर को एक्सप्लेन किया, उस अमल को कहते हैं थ्योरी, ठीक है। ये इतना बिल्कुल क्लियरली अब आपको समझ आ गया होगा कि थ्योरी और अप्रोच होता क्या है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। ये आपको जब आप इसको ब्रेक करेंगे और जैसे ही अभी मैंने समझाई है इसी तरीके से ये आपको याद भी हो जाएगी, बहुत इजी है। अ थियरी इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ फैक्ट्स रिलेट to one another, while an approach is a methodology for obtaining those facts in the first place. उन फैक्ट्स को ढूंढने में, उन फैक्ट्स को हासिल करने में, उस हासिल करने के तरीके को अप्रोच कहते हैं। और उस फिनोमेना, जिस फिनोमेना को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको थियरी कहते हैं। चलिए जी, यहाँ पे हमने समझ लिया कि थियरी और अप्रोच होता क्या है, सही है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, सही है। अब बात करते हैं कि आईआर की मेजर थ्योरीज कौन सी हैं। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं आईआर में, डिफरेंट नंबर ऑफ थ्योरीज हैं, न्यूमरस थ्योरीज हैं, लेकिन मेजर 4 थ्योरीज हैं जो कि पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईआर के फिनोमेना को समझने के लिए, ठीक है। जिसमें फर्स्ट है रियलिज्म, सेकंड लिबरलिज्म, थर्ड मार्क्सिज्म एंड फोर्थ कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। अब हम पहली थ्योरी देखते हैं कि पहली थ्योरी रियलिज्म के बारे में हम देखते हैं कि वो हमें क्या बताता है और वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले रियलिज्म की जो पहला पॉइंट है, हम इसका बैकग्राउंड बताएंगे कि ये कब आई या कब ये थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई। थ्योरी बहुत पहले ही इवॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आईआर के फिनोमेना को मजीद क्या कहते हैं, हम पहले इसकी डेफिनेशन, पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मजीद इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। The theory of realism in IR has been advanced throughout the history by several great and famous political philosophers such as, ठीक है। यहाँ पे बात है कि हिस्ट्री से लेके अब तक बहुत सारे फेमस स्कॉलर हैं जो पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं, इकोनॉमिकल स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसमें अपने पर्सपेक्टिव से अपनी रिसर्च कर करके इन थ्योरीज में नॉलेज एड ऑन की है, फैक्ट्स एड ऑन किए हैं कि भाई पहले एक बात हुई, फिर उसका वर्जन आया, नया वर्जन आया कि भाई नहीं जी, आपने जो पहले बात कही थी वो तो फेल हो गई है, लेकिन अब ये वाली बात ठीक है, ठीक है। और वो फेमस फिलोसोफर्स के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले थ्यूसिडाइड है। थ्यूसिडाइड्स फाउंडर ऑफ रियलिज्म है, उन्होंने ये थ्योरी बनाई है। उसके बाद संजू है, मिकियावेली है और थॉमस हॉब्स है। ये सारे ट्रेडिशनल हिस्ट्री के बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं। उसके बाद हमारी 20th सेंचुरी में हेंस मॉर्गन थॉ है, E.H. कार है, ठीक है। एडन नाम है इनका, एडन कार ने उसके बाद उसमें मजीद उस थ्योरीज में जो लूप होल्स या फिर एडवांस उसको किया, और कैसे किया ये सारा, जैसे जैसे हमारा टॉपिक, जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ता जाएगा, आपको 1 by 1 क्लियर होता जाएगा, सही है। ओके, अब हम रियलिज्म को देखते हैं कि रियलिज्म एक थियरी है, सही है। रियलिज्म, सबसे पहले बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी थ्योरी होती है वो थ्योरी 3 आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को देखती है,
सही है। सबसे पहला पॉलिटिकल, सेकंड इकोनॉमिकल, थर्ड सोसाइटी। हर थ्योरी के ये 3 ही पर्सपेक्टिव है और वो इसी की सराउंडिंग में बात करती है, ठीक है। इसके अलावा कोई और पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटी में हर चीज आ जाती है, हर चीज की सराउंडिंग में बात हो रही होती है। थ्योरी सिर्फ एक फिनोमेना नहीं बताती कि हम थ्योरी की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही होगी, इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं हो रही होगी, ऐसा नहीं है। वो पॉलिटिक्स के बारे में भी बात हो रही है, उधर इकोनॉमिक्स के बारे में भी बात हो रही है, उधर सोसाइटी के बारे में भी बात हो रही है कि हम सोसाइटी के उस, क्योंकि एक चीज का, अगर कोई भी एक चीज हरकत में आती है तो उसका अफेक्ट सब पे है, हर चीज पे होता है, पॉलिटिकल भी होता है, इकोनॉमिक भी होता है और सोसाइटी पे भी होता है। चलें जी, पहले स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट थ्योरी से, जो कि आईआर की सबसे डोमिनेटिंग थ्योरी है, रियलिज्म। पहला पॉइंट है, रियलिज्म एक्सप्लेन आईआर इन टर्म्स ऑफ पावर या पावर। हम पावर भी बोल सकते हैं इसको, पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसने एक्सप्लेन किया कि रियलिज्म या रियलिस्ट जो लोग हैं वो किस तरीके से आईआर को, इंटरनेशनल रिलेशन के फिनोमेना को किस टर्म में डिफाइन करते हैं, पावर के टर्म में डिफाइन करते हैं कि भाई पावर चाहिए, हर स्टेट को पावर चाहिए, क्यों, ये हम आगे देखते हैं। द सेकंड पॉइंट है, द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म इज डोमिनेंस। जो रियलिज्म का फाउंडिंग पहला बुनियादी उसूल है वो डोमिनेंस है, कि डोमिनेंस करना, तुम्हें ताकतवर रहना है, तुम्हें ऊपर रहना है, सही है, तुम्हारे स्टेट को ऊपर रहना है। तो आप अपने 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 स्टेट को ऊपर रखने के लिए, अपने आप को डोमिनेंट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, पावर की जरूरत होती है। विदाउट पावर आप अपने आप को डोमिनेंट नहीं कर सकते किसी भी चीज पे, वो आपकी डोमिनेंसी मानेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास पावर ही नहीं है, तो आप किस चीज से अपनी डोमिनेंसी शो करोगे। ये रियलिस्ट का पर्सपेक्टिव है। ये रियलिस्ट ये कहते हैं कि आईआर ट्रम्प को डिफाइन पावर से किया जाता है, क्योंकि उसका बुनियादी उसूल है कि वो डोमिनेंस शो करे अपनी, ठीक है। यहाँ पे सारा डोमिनेंस का गेम है, ओके। नंबर थर्ड है, थ्योरी ऑफ रियलिज्म इज डेवलप्ड in reaction to a liberal tradition that realist called idealism. Okay? जो रियलिज्म की थ्योरी डेवलप हुई वो एक दूसरी थ्योरी जिसको लिबरल या लिबरलिज्म कहा जाता है उसके कॉन्टेक्स्ट में हुई, जिसको आइडियलिज्म कहते हैं। लिबरलिज्म आइडियलिज्म डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। आइडियलिज्म क्या, आइडियलिज्म को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कोई भी चीज आइडियल होना, वर्ड आइडियल परफेक्ट होना, और ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आइडियलिस्ट बोलते हैं कि हम दुनिया पूरी ठीक है, जंगें नहीं हो सकती, आप लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करके रहें, वो आप कॉम्प्रोमाइज करें, आप लोग एक दूसरे को समझें, अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या डायलॉग के थ्रू आप लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, और दुनिया बहुत अच्छी है, स्टेट्स बहुत अच्छे से पेश आते हैं दूसरे स्टेट्स के साथ, ह्यूमन नेचर बहुत अच्छा है, बहुत खुश मिजाज है, इस तरीके से ही वो पीस ला सकते हैं। तो ये बहुत आइडियल सिचुएशन है। रियलिज्म ने इसके रिएक्शन में कहा नहीं, सही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो ख्वाबों की दुनिया, ख्यालों की दुनिया है, वो वहां पे हो सकता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या है, स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए, स्टेट अपने मफाद के लिए, अपने स्टेट के मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है, फिर उसको चाहे वॉर ही क्यों ना करनी पड़े। ये हम बहुत सारी इसकी न्यूमरस एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, क्यों हुई, क्योंकि स्टेट्स का अपना मफाद था, अपने मफाद को बचाने के लिए अपनी चीजों को अचीव करने के लिए उन्होंने वॉर की, ठीक है। चलें बेसिक, अब नेक्स्ट हम समझते हैं बेसिक रियलिस्ट अजम्पशन एंड आइडियाज आर। बेसिक आइडियाज और अजम्पशंस क्या है रियलिस्ट के, ठीक है। सबसे पहला बुनियादी जो बात करते हैं रियलिस्ट, वो कहते हैं अ नेगेटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। Realists define that human by nature are rational,
सेल्फिश, वायलेंट, ग्रीडी, डिस्ट्रक्टिव, कॉन्फ्लिक्चुअल, इगोइस्टिक, पावर सेंट्रिक। अच्छा जी, रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि क्योंकि इंसानी नेचर, इंसान की फितरत ऐसी है कि इंसान सेल्फिश है, इंसान को अपने अलावा दूसरे किसी की कुछ नहीं पड़ी होती, इंसान वायलेंट है, रैशनल है, वो सिर्फ अपना सोचता है कि मैं अपने आप को किस तरीके से बचा सकता हूँ, मेरी चीजें किस तरीके से क्या कहते हैं, मैं अपनी चीजों को किस तरीके से हासिल कर सकता हूँ, लालची है, ग्रीडी है, उसको पावर की ग्रीड है, उसको पैसे की ग्रीड है, उसको डोमिनेंट होने की ग्रीड है कि भाई मेरा दबदबा हो लेकिन और किसी की मैं ना सुनूं। जब इंसानी फितरत ऐसी नेगेटिव है, इसलिए ही वो पावर सेंट्रिक है, और इसीलिए क्योंकि रियासतों को इंसान चला रही है, जैसे कि मैंने आपको नेचर ऑफ आईआर में बताया था कि नेचर ऑफ आईआर के लेक्चर में कि रियासत का बिहेवियर समझने के लिए ह्यूमन नेचर पढ़ना बहुत जरूरी है। बिहेवियरलिज्म, ठीक है, बिहेवियरलिज्म की थ्योरी जो है वो यही बताती है, यहाँ पे रियलिस्ट वही बात कर रहा है कि चूंकि ह्यूमन नेचर ही नेगेटिव है, क्योंकि ह्यूमन नेचर वायलेंट है, क्योंकि वो पावर सेंट्रिक है, वो चाहता है बस मैं हूं, इस वजह से स्टेट भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि स्टेट को भी कौन चला रहे हैं, ह्यूमंस। तो जब इंसानी नेचर ही इतना नेगेटिव है तो स्टेट का बिहेवियर पॉजिटिव कैसे हो सकता है, वो भी उसी तरीके से रैशनल, स्टेट की थिंकिंग भी उसी तरीके से रैशनल, सेल्फिश, वायलेंट, डिस्ट्रक्टिव, कॉन्फ्लिक्चुअल, इगोइस्टिक होती है, पावर सेंट्रिक होती है। इसीलिए रियासतों को भी पावर चाहिए होता है कि भाई अगर हमें डोमिनेंट रहना है तो उसके लिए पावर की जरूरत है। सही है। अब यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट, ये आप लोगों को समझ आ गया यहाँ तक कि क्यों रियलिस्ट ने रियलिज्म में बेसिकली ह्यूमन नेचर को देखते हुए उन्होंने स्टेट को वायलेंट करार दिया है, क्योंकि ह्यूमन नेचर वायलेंट है, इसलिए स्टेट का बिहेवियर भी उसी के हिसाब से होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, realist states conflict is inevitable from international relations, and that international conflicts are ultimately resolved by war। ठीक है, रियलिस्ट हमें ये बताते हैं कि चूंकि आईआर में आईआर ट्रम्प डिफाइन ही पावर से है, हर किसी को पावर चाहिए, तो ये हो ही नहीं सकता कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तनाज़ात ना हो स्टेट्स के दरमियान। सही है, ये किसका पर्सपेक्टिव है, रियलिस्ट का पर्सपेक्टिव है। रियलिज्म ये कह रहा है, रियलिज्म की थ्योरी और रियलिस्ट हमें ये बता रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना, इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल या इरिमूवेबल, जो चीज रोकी ना जा सके कि ये तो होना ही होना है, ठीक है, इसको इनविक्टेबल बोलते हैं, कि वो इनएविटेबल है। इंटरनेशनल रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेंगे, और उन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए अल्टीमेटली उनके पास क्या ऑप्शन होगा, वॉर, जंग, कि उन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है, वो किस तरीके से सॉल्व होगा, जंग के जरिए सॉल्व होगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अच्छा, यही आगे पॉइंट्स कंटिन्यू हो रहे हैं। फॉर रियलिस्ट द वैल्यू ऑफ स्टेट सर्वाइवल एंड नेशनल सिक्योरिटी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अच्छा, रियलिस्ट के लिए स्टेट सर्वाइवल और नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट की सिक्योरिटी और उसका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि स्टेट का सर्वाइवल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कीमत पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर रियलिस्ट ओनली स्टेट्स which are legally sovereign actors are the main actors on world politics। ठीक है, रियलिस्ट कहते हैं कि स्टेट ही वर्ल्ड पॉलिटिक का या इंटरनेशनल सिस्टम का मेन एक्टर है, मेन एक्टर ही वो है, बाकी जो भी क्या कहते हैं आगे आगे लिखा हुआ है, while नॉन स्टेट एक्टर्स हैव टू प्ले देयर पार्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटर स्टेट रिलेशन, कि भाई जो मेन एक्टर है, जो मेन क्या कहते हैं पूरे इस इंटरनेशनल सिस्टम का जो मेन एक्टर है वो सिर्फ रियासत है,
और कोई भी नहीं। जो बाकी चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, या जो भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, वो दो या दो से ज़्यादा मुल्कों के दरमियान रिलेशन ताल्लुकात को क्या कहते हैं, बस एक फ्रेमवर्क है कि उनको ट्रेड करनी है, आपस में एड करनी है, उसका फ्रेमवर्क है, वो मेन पार्ट नहीं है। मेन पार्ट कौन है, मेन एक्टर कौन है इस वर्ल्ड स्टेज का? इस वर्ल्ड स्टेज पे जो एक पूरा थिएटर है ये। अगर मैं ये कहूँ इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल सिस्टम एक थिएटर है, तो ये गलत नहीं है। ये पूरा थिएटर है और डिफरेंट क्या कहते हैं रोल है जो कि अपना-अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, जिसमें रियलिस्ट ये कहते हैं कि रियासत सबसे मेन और सबसे क्या कहते हैं पहला और मेन एक्टर है। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, वो अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, किसके फ्रेमवर्क में? इंटर स्टेट रिलेशन। स्टेट्स के दरमियान रिलेशन जो भी आपस में उनके हैं, जो स्टेट के ताल्लुकात एक साथ हैं या मफाद एक साथ हैं, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वो काम कर रही है, लेकिन वो उसका साइड पार्ट है, वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। इम्पोर्टेंट उनके लिए सिर्फ रियासत है। ठीक है? According to realist, human nature is selfish. Thus, the desire to dominate over others and to avoid domination by others is universal. अच्छा, ये वही बात आ गई जो हमने पहले की, क्योंकि इंसान का नेचर सेल्फिश है, रैशनल है, इसीलिए वो चाहता है कि मैं दूसरों पे डोमिनेंट तो हूँ, मैं दूसरों पे तो अपना पावर शो कर रहा हूँ, अपना दबदबा रख रहा हूँ, लेकिन मैं किसी की डोमिनेंसी के नीचे, मैं किसी की डोमिनेशन के नीचे नहीं आ सकता। मैं किसी की डोमिनेंसी सह नहीं सकता, लेकिन मैं डोमिनेंट होना चाहता हूँ। ये हर स्टेट सोचता है और यही यूनिवर्सल है। ठीक, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ड्यू टू दिस वर्ल्ड पॉलिटिक्स represent a struggle for for power between states. Every state wants and trying to maximize their national interest. ठीक है, इसीलिए इस सेल्फिश नेचर होने की वजह से ही क्या कहते हैं, सारे जो रियासतें हैं वो एक स्ट्रगल में लग गई हैं, इस कोशिशों में लग गई हैं कि भाई हम किस तरीके से पावरफुल हो सकें, हमारी रियासत किस तरीके से सबसे ज़्यादा पावरफुल हो सके, और हमारी रियासत किस तरीके से, हमारी रियासत क्या कहते हैं, अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर सकें या अपना मफाद जल्द से जल्द और ज़्यादा अचीव करने की कोशिशों में ही लगे रहते हैं। ठीक है, such order as exists in global politics is the result of the workings of mechanism known as the balance of power. अच्छा, ये जो भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के इस सेल्फिश और रैशनल एटीट्यूड नेचर की वजह से क्या होता है कि जो ग्लोबल हमारा ऑर्डर है, जो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा बैलेंस है, वो बैलेंस खराब हो जाता है। अच्छा, बैलेंस ऑफ पावर के फिनोमेना क्या, कि हर चीज़ में बैलेंस होना, इकोनॉमी में बैलेंस होना, अगर किसी की इकोनॉमी इतनी है तो वो बैलेंस रहे, और किसी की पॉलिटिकल सोशल हर एस्पेक्ट से वो बैलेंस होता है, तभी उसके फिनोमेना को बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। मज़ीद जब हम बैलेंस ऑफ पावर के सेशन को पढ़ेंगे, उसमें आपको ये फिनोमेना मज़ीद ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि हम उसमें उसके एलिमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे पावर की लड़ाई में, इस रेस में, इस कॉम्पिटिशन में क्या खराब हो रहा है? बैलेंस ऑफ पावर खराब हो रहा है। ठीक है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे, जब इंडिया 1973 में ही क्या कहते हैं न्यूक्लियर पावर बन चुका था। ठीक है, अब क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर बन चुका था। उसके बाद जब वो न्यूक्लियर पावर बन गया था, उसने लॉन्च 1998 में किया, लेकिन वो उस वक्त न्यूक्लियर ताकत बन चुका था। ठीक है, अब जब वो न्यूक्लियर पावर बन गया, क्योंकि वो हमारा क्या कहते हैं, हमारे ताल्लुकात उससे अच्छे नहीं हैं और हमारे बॉर्डर उससे मिलते हैं, तो उसने बैलेंस ऑफ पावर शेक कर दिया। अब वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हो गया। ठीक है, जब वो हमसे ज़्यादा पावरफुल हो गया, ताकतवर हो गया, तो हमें भी फिर क्या करना पड़ा,
उस बैलेंस ऑफ पावर को कायम रखने के लिए हमें भी न्यूक्लियर पावर बनना पड़ा। सही है, ये एक पुरानी मिसाल हो गई। अभी हम बिल्कुल कंटेम्प्रेरी देखते हैं, जैसे अभी इंडिया बहुत से ऐसे क्या कहते हैं हथियारों का बहुत से आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में उसने आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं डिफरेंट वर्ल्ड से। वो पूरी दुनिया से डिफरेंट किस्म के बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा बड़े हथियार, बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार मंगवा रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों से फिर से क्या एक बार शेक हो रहा है, बैलेंस ऑफ पावर शेक हो रहा है। जब वो पावरफुल है, अब आपका एनिमी पावरफुल है, इसको मैं और ईजी कर देती हूँ। जब आपका एनिमी पावरफुल है और आपको उसको डिफीट करना है या उसके साथ compete करना है, तो आपको भी पावरफुल बनना पड़ेगा उतना ही। तो वो बैलेंस कायम रखने के लिए ही क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पावर, यही बैलेंस ऑफ पावर का एक बेसिक मैं आपको बता रही हूँ डेफिनेशन की यही है। सही है कि, और ये शेक हो जाता है जब रियलिज्म के अकॉर्डिंग ये शेक रहता है हमेशा, क्योंकि हर स्टेट पावर की हर स्टेट चाहता है कि भाई मेरा नेशनल इंटरेस्ट, मेरा मफाद, मैं अपना क्या कहते हैं कौमी मफाद हासिल कर सकूं, मैं ज़्यादा पावरफुल बन सकूं, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल बनने के रेस में, इस कंपटीशन में बहुत सारे और कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इट ऑब्टेन्स व्हेन स्टेट एक्ट टू प्रिवेंट एनी वन स्टेट डोमिनेटिंग। ठीक है, वही बात जो ऊपर लिखी हुई थी कि दूसरे की डोमिनेटिंग हर स्टेट चाहता है, कोई भी स्टेट ये नहीं चाहता कि भाई हम पे ये डोमिनेट करे, कोई भी रियासत ये नहीं चाहेगी। क्या पाकिस्तान चाहेगा कि इंडिया हम पे डोमिनेंसी करे या वो हम पे अपनी दबदबा रोक चलाए? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि वो हमारा एनिमी कंट्री है। अगर वो अपनी चीजें बढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली हम भी अपनी ताकतें बढ़ाएंगे, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हम भी हर चीज बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें उसको कम्पीट करना है। अगर हम कम्पीट नहीं करेंगे तो हमें अपने सर्वाइवल, क्योंकि यहाँ पे वही पहली बात आ गई कि रियलिस्ट कहते हैं कि सर्वाइवल, स्टेट सर्वाइवल और नेशनल सिक्योरिटी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपनी रियासत की सिक्योरिटी के लिए हम वो हर चीज करेंगे जो जरूरत पड़े, या रियासतें वो हर चीज करेंगी जो उनको जरूरत पड़ेगी अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए। ठीक है, तो इसका पॉइंट, लास्ट पॉइंट मैं पढ़ रही हूँ। थस वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट बार्गेनिंग एंड अलायंसेस। वही बार्गेनिंग एंड अलायंसेस, वही बात कि वो बार बार इसी चीज को देखते रहते हैं, कि इसी स्ट्रगल में लगे हुए होते हैं कि भाई पावर किस तरीके से हासिल हो, और ये पावर हासिल करने के जद्दोजहद में ही लगे रहते हैं। इसमें वो डिफरेंट कि भाई इसने इतनी मिलिट्री बनाई है तो हमारे पास इतनी मिलिट्री होनी चाहिए उसको कम्पीट करने के लिए, इसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसको कम्पीट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि इसके बेसिक आइडियाज और अजम्पशन क्या आ गए कि एक तो इंसान, क्योंकि ह्यूमन बीइंग बहुत रैशनल है, इस वजह से स्टेट का बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, और हर कोई पावर चाहता है और डोमिनेंट होना चाहता है, अपना दबदबा रखना चाहता है, इसीलिए वो पावर के लिए स्ट्रगल करता रहता है, क्योंकि उसको अपने स्टेट के सर्वाइवल और अपना नेशनल इंटरेस्ट परसीव करना है हर हाल में। अच्छा, वो तो बेसिक पॉइंट्स हो गए जी हमारे कि रियलिज्म कहता क्या है, वो हमें क्लियर हो गया कि वो क्या कहता है। अब इसके 3 कोर एलिमेंट्स हैं, 3 कोर एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म। वो क्या है? 3S भी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये है फर्स्ट स्टेटिज्म, पहला यही सामने लिखा हुआ है, दूसरा दो आगे आपकी स्लाइड में आ जाएंगे लेकिन मैं बता देती हूँ, सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प। ठीक है, सबसे पहले हम पहले एलिमेंट को देखते हैं कि वो क्या कहता है। स्टेटिज्म, इट इज द सेंटर पीस ऑफ रियलिज्म, इट इन्वॉल्व्स 2 क्लेम्स। ठीक है, ये सेंटर पीस है, कोर एलिमेंट है रियलिज्म का। ठीक है, जो कि 2 बातें कहता है। फर्स्ट, फॉर द रियलिस्ट द स्टेट इज द प्री एमिनेंट एंड ऑल अदर एक्टर्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स आर लेस इम्पॉर्टेंट। वही बात जो हमने पहले पढ़ी कि स्टेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्लोबल के कहते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स का, और जो बाकी दूसरे भी अदर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं
जो बाकी दूसरी अदर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशंस जो भी हैं वो लेस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बोलता है सेकेंडली, दूसरा क्लेम इसका है स्टेट सॉवरेनिटी, वन दैट हैज judicial authority over its territory signifies the existence of an independent political community, ठीक है। दूसरे में ये बात करता है सॉवरेनिटी, हम पढ़ चुके हैं पहले, मैंने आपको बताया था कि सॉवरेनिटी क्या होती है, जिसकी एक अपनी डेफिनेट टेरिटरी हो, जिसकी एक अपनी गवर्नमेंट हो, जिसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डर हो, जिसकी सिटीजनशिप हो और मोनोपोली ओवर फोर्स हो, ठीक है। उसको हम सॉवरन स्टेट कहते हैं। तो ये यहाँ पे यही कहता है चूंकि हर स्टेट, हर रियासत सॉवरन खुद मुख्तार है, तो ये इस बात को बयां कर रही है कि जो हमारी पॉलिटिकल कम्युनिटी है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आजाद है, ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म नीचे लिखा हुआ है कि जो बात ऊपर हुई है उसको क्रिटिक दी गई है, उस पर सवाल, ऑब्जेक्शन या ऑब्लिगेशन उठाया गया है, वो ये है स्टेटिज्म इज फ्लॉड बिकॉज, फ्लॉड का मतलब होता है खामियां या इसमें बहुत गड़बड़ है कुछ, ठीक है। बिकॉज स्टेट कैन नॉट सर्वाइव इन टोटल आइसोलेशन। अच्छा, यहाँ पे उसने पहला क्या कहते हैं क्रिटिक बताया कि स्टेटिज्म के इस कॉन्सेप्ट में कुछ फ्लॉ है, इस एलिमेंट में फ्लॉ क्या है, वो फ्लॉ क्या है, फ्लॉ ये है कि स्टेट कंप्लीट आइसोलेशन में, कोई भी रियासत कंप्लीट आइसोलेशन में नहीं जी सकती, ठीक है। कंप्लीट आइसोलेशन मतलब किसी से भी हमारे कोई ताल्लुक ना हो, मैं एक कमरे में बैठी हूँ, मैंने एक कमरे में अपने आप को बंद कर दिया है और मैं किसी से मैं कोई ताल्लुक नहीं रख रही, मैं कह रही हूँ मैं किसी को नहीं जानती, मेरा किसी से आज से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो मैं ऐसे जिंदा नहीं रह सकती। ऑब्वियसली मुझे अपने आप को जिंदा रखने के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा, कुछ खाने के लिए लेना पड़ेगा और जरूरियाती जिंदगी का सामान लेना पड़ेगा, और वो मैं आइसोलेट होके नहीं ले सकती, वो मुझे किसी से मिलके, किसी से बातचीत करके ही लेना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे इंसान आइसोलेट नहीं रह सकता, तो स्टेट भी टोटल आइसोलेशन में नहीं सर्वाइव कर सकती, ठीक है। देयर आर सेवरल कलेक्टिव ग्लोबल इश्यूज सच एज ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस, environmental degradation, etc., which cannot resolve unilateral and requires global cooperation. अच्छा, यहाँ पे ये बात आती है कि बहुत सारे ग्लोबल हमारे क्या कहते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स भी हम बोल सकते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी भी मुश्किलात और परेशानियां हैं जिससे कोई स्टेट एक अकेला नहीं लड़ सकता। उसके लिए ग्लोबल कलेक्टिव क्या कहते हैं कोऑपरेशन चाहिए होगी, ग्लोबल रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, सबसे अपने कोऑपरेशन चाहिए होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा एक ही सॉल्व करे। अब वो कौन से इश्यूज हैं, इन्वायरमेंट की तो बॉर्डर्स तो रियासत के दरमियान है, इन्वायरमेंट में तो कोई बॉर्डर नहीं है, हवा में तो कोई बॉर्डर नहीं है, वो तो इन्वायरमेंट तो बॉर्डर्स नहीं देख रहा, वो तो यहाँ का भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वो हर जगह हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, क्या कहते हैं वॉल्केनोज बहुत ज्यादा एक्सप्लोड हो रहा है, और सी लेवल हमारा ऊपर हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से वो सारा समंदर में पानी जाता है, ओशंस, और वो बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो सैलाब आते हैं, उससे दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। इसका सबसे कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो कोविड-19 देख लें। ये पैंडेमिक है, इससे कोई एक मुल्क अकेला नहीं लड़ रहा, सब मुल्क कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से। जहां पे भी कुछ होता है तो सब एक दूसरे को मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें एड कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स ट्रेड कर रहे हैं, एड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन कोऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि वो एक ग्लोबल फिनोमेना है, एक ग्लोबल इशू है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। पेंडेमिक होता है वो ग्लोबली होता है, ठीक है। अब वो यहाँ पाकिस्तान के लिए भी है प्रॉब्लम, वो अमेरिका के लिए भी है, वो चाइना के लिए भी है, वो रशिया के लिए भी है, वो पूरी दुनिया के लिए है, जितनी भी सुपर पावर्स हैं उन सबके लिए है, या जितनी भी कम ताकतवर मुल्क हैं उन सबके लिए भी वो प्रॉब्लम है। तो इसमें उनकी ग्लोबल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम एक अकेला स्टेट सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये उसकी क्रिटिक है। और यहाँ पे स्टेटिज्म में क्या बोला गया था, क्योंकि स्टेट सॉवरन है तो वो इस बात को वाजे कर रहा है कि स्टेट, रियासत किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, वो आजाद है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट एलिमेंट है सर्वाइवल, सही है।
Under the anarchy, the survival of the state cannot be guaranteed. So, the first priority of state leaders to ensure the survival of state by any means. ठीक है. अब यहाँ पे बात ये आई कि चूंकि एनार्किक ऑर्डर है, एनार्किक ऑर्डर का एनार्की है. एनार्की मैंने आपको पहले बता दिया था. पिछले हमारे सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेचर में कि एनार्की क्या होती है, कि कोई भी ग्लोबल गवर्नमेंट या कोई भी ग्लोबल अथॉरिटी का ना होना, किसी भी सुप्रानेशनल अथॉरिटी का ना होना, एब्सेंस ऑफ सुप्रानेशनल अथॉरिटी इज कॉल्ड एनार्की. ठीक है. कि अंडर द एनार्किक ऑर्डर के अंडर सर्वाइवल स्टेट का गारंटीड नहीं है. आपको सर्वाइव करना है, उसके लिए आपको काम करना है. सही है. आपको सर्वाइव करना है तो आपको देखनी पड़ेगी अपनी अपनी चीजें. तो स्टेट लीडर, जो स्टेट के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जो भी स्टेट लीडर है, ये उसकी ड्यूटी है या ये उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वो किसी भी तरीके से अपने स्टेट का सर्वाइवल इंश्योर करे, किसी भी तरीके से. ठीक है. बाय एनी मीन्स. इस पे क्रिटिसिज्म ये है कि इट मीन्स आर देयर नो लिमिट्स टू व्हाट एक्शंस अ स्टेट कैन टेक इन द नेम ऑफ नेसेसिटी एंड सर्वाइवल ऑफ स्टेट. तो क्या इसका मतलब ये है, इस पे सवाल उठाया गया, इस एलिमेंट पे, इस पे आर्ग्यू किया गया इस पॉइंट पे कि तो इसका मतलब क्या ये है कि रियासत कुछ भी कर सकता है सिर्फ सर्वाइवल के नाम पे, नेसेसिटी के नाम पे, कि भाई ये हमारे स्टेट को, क्योंकि स्टेट सर्वाइवल के लिए ये हमें करने की जरूरत है, हमने जंग करने की जरूरत है, तो क्या सर्वाइवल ऑफ स्टेट के लिए जंग करने की इजाजत दे दें, तबाह बर्बादी करने की इजाजत दे दें? ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है? कुछ तो लिमिट होगी, कुछ तो हुदूद या रिस्ट्रिक्शन होगी कि स्टेट का सर्वाइवल इस हुदूद तक है, इसके बाद आप नहीं कर सकते. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट एलिमेंट है, वो ये है सेल्फ हेल्प, अपनी मदद आप. सेल्फ हेल्प यही होता है ना, अपनी मदद आप होता है. अच्छा, इसमें जी इसको डिफाइन किस तरीके से किया गया है ये देखते हैं. इन रियलिस्ट थियरी is an anarchical environment, state cannot assume other states will come to their defense even if they are allies. Each state must take care of itself. अच्छा, क्योंकि एक एनार्किकल इन्वायरमेंट है, रियलिस्ट इस तरीके से इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं कि क्योंकि एक एनार्किकल इन्वायरमेंट है, क्योंकि कोई भी ग्लोबल अथॉरिटी नहीं है, तो स्टेट ये ना समझे कि भाई दूसरा, चाहे वो हमारा कि दूसरी रियासत हमें बचाने आएगी अगर हम पे कोई मुश्किल आ गई, तो वो ये ना समझें, क्योंकि वो अपनी मदद आपके तहत वो खुद ही अपने आप को इतना खुद मुख्तार बना ले, इतना कैपेबल बना ले कि वो जो भी प्रॉब्लम उसके सामने आएगी वो उसको फ्यूचर में वो फेस कर सके. वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो कि भाई ये पड़ोसी मुल्क आके बचा लेगा, या ये हमारा अलाय होने के बावजूद भी वो नहीं बचाएगा. वो फिर भी आप उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते. ठीक है. सेल्फ हेल्प, अपनी मदद आपके तहत स्टेट को खुद ही अपने डिफेंस की जिम्मेदारी करनी है, खुद ही अपने डिफेंस की जिम्मेदारी उठानी है और स्टेट की सर्वाइवल को पॉसिबल करना है हर सूरत. सही है. इस पे क्रिटिसिज्म ये आता है कि सेल्फ हेल्प, इस पॉइंट पे ये आर्ग्यूमेंट की जाती है कि सेल्फ हेल्प इज नॉट एन अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ ग्लोबल गवर्नमेंट. हम ये नहीं कह रहे कि ये जो हर किसी को अपनी मदद आपके तहत तैयार होना चाहिए. इट इज अ लॉजिक दैट स्टेट सिलेक्टेड. ये एक लॉजिक है जो स्टेट ने बना दी है. ये रियलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने कहा कि क्योंकि एनार्किक ऑर्डर है, क्योंकि कोई ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है, तो भाई हमें अपनी मदद आपके तहत खुद ही इंतजाम करना है, अपनी सिक्योरिटी का, अपने दिफा का, और कोई हमारी मदद नहीं करेगा और हम बिल्कुल अकेले हैं. इस वजह से हम बिल्कुल सॉवरन हैं, हम आइसोलेट हैं, क्योंकि तो इस वजह से हमें खुद ही करना है जो अपने स्टेट के लिए करना है. दूसरा कोई भी स्टेट आके हमें नहीं बचाएगा. ये उनकी अपनी लॉजिक है जो कि उन्होंने अपने हिसाब से सेट की है. ठीक है, सिलेक्ट की है. Furthermore, there are many traditional and contemporary examples where states have preferred the concept of collective security system or forms of regional security communities in preference
टू सेल्फ हेल्प। अच्छा, इस पे क्रिटिक ये आती है, इस पे आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है, सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि चूँकि ये उनका अपना लॉजिक है और ये उन्होंने अपना एक पॉइंट, अपना पर्सपेक्टिव दिया है, लेकिन इसका मतलब ये ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी ये बहुत है, एग्जाम्पल्स ऐसी देखी जा रही हैं जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को मानते हैं और उसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी, जैसे नेटो बना था, वार्सा पैक्ट बना था, कलेक्टिव सिक्योरिटी थी, उसमें ये कहा गया था, उनका पहला पॉइंट ये था कि अटैक ऑन वन कंसीडर ऑन ऑल, कि एक पे हमला सब पे हमला कंसीडर किया जाएगा और उसका डिफेंस करने के लिए हम सब लड़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी रीजनल क्या कहते हैं सिक्योरिटी, बहुत सारी रीजनल इंस्टीट्यूशंस भी बनने लगी, सार्क बना, क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनी, ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं किसके उसमें बनी कि भाई हम एक दूसरे की मदद करें, कम्युनिटी बेस्ड या कलेक्टिवली हम एक दूसरे की मदद कर सकें। इस सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे फेल हो गया या वहाँ पे ये प्रूफ नहीं हो पाया, ठीक है। ये थे इसके 3 एलिमेंट, स्टेटिज्म और सेल्फ हेल्प, सर्वाइवल, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं ब्रांचेस ऑफ रियलिज्म। अच्छा जी, ब्रांचेस ऑफ रियलिज्म, सबसे पहली ब्रांच जो हमने इतनी देर से डिस्कस की है, क्लासिकल रियलिज्म या ट्रेडिशनल रियलिज्म भी कहा जाता है इसको। ये है कि क्लासिकल रियलिज्म को सबसे पहले देखते हैं, इतनी देर से जो हम बात कर रहे हैं वही इसमें लिखा हुआ है। A conservative theory that consider states the only actors and give importance to military power and maximization of power, ठीक है। वही स्टेट ही वो इंटरनेशनल सिस्टम का रियासत ही एक मेन एक्टर है और वो पूरी इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमें ये पावर बढ़ानी है, अपनी मिलिट्री पावर बढ़ानी है, क्योंकि हमें स्टेट का सर्वाइवल और नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जब एडवांस हुआ तो दूसरी इस थ्योरीज की ये जो न्यो लिबरलिज्म है, डिफेंसिव या ऑफेंसिव रियलिज्म है, इसकी ब्रांचेस है, हम कह सकते हैं इसकी नस्ल है, ठीक है। एक के बाद एक नस्ल आती है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सही है। हर चीज को जिस सिचुएशन से जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई बड़ा इवेंट हुआ, उस इवेंट को पढ़ा गया, उसमें जो फैक्ट से उस फिनोमेना को, उस इवेंट को समझाने के लिए जो एक्सप्लेनेशन दी गई कि उसमें भाई ये पॉइंट था, चलो ये पॉइंट सही नहीं था, बाद में उस पॉइंट को और एडवांस किया गया और डेवलप किया गया कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये इस तरीके से था। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इनकी सिर्फ डेफिनेशंस देख लेते हैं कि हम ये क्या है, ठीक है। न्यू रियलिज्म, a theory advanced by Kenneth Waltz in which states seek to survive within anarchical system in a international structure, ठीक है। ये कहता है न्यू रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म ने क्या बोला था कि बुनियादी इसमें डिफरेंस यही है कि क्लासिकल रियलिज्म ने बोला था कि क्योंकि ह्यूमन नेचर सेल्फिश और रैशनल वायलेंट है, इस वजह से पावर स्टेट इस वजह से स्टेट भी रैशनली बिहेव करती है। लेकिन न्यू रियलिज्म कहता है कि नहीं, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऐसा है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि स्टेट को इस तरीके से रैशनली बिहेव करने पे मजबूर कर देती हैं। ये इंसान का नेचर नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है और उसमें कुछ ऐसी वजूहात हैं, उसमें कुछ ऐसी कॉजेज हैं जिसकी वजह से स्टेट इस तरीके से रिएक्ट करते हैं या रैशनली रिएक्ट करते हैं। ये रियासत रैशनली अपना सोच के रिएक्ट करती है, सिर्फ अपने बारे में सोच के, सिर्फ पावर के बारे में सोच के, सिर्फ अपने स्टेट के मुफाद के बारे में सोच के, ठीक है। इसका बुनियादी डिफरेंस यही है। डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म है। डिफेंसिव रियलिज्म है जिसमें वो रियलिस्ट ये कहते हैं कि स्टेट अपनी सिक्योरिटी की वजह से पावर चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को सिक्योर करना चाहता है। अगर कोई पावरफुल आदमी होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कोई भी तंग नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि उसके पास पावर है। वो अगर आप उसको तंग करेंगे तो वो
आपको रिटेलिएट करेगा, वो भी जवाब देगा, ठीक है। लेकिन वहीं ऑफेंसिव रियलिज्म, जो रियलिस्ट होते हैं, ऑफेंसिव रियलिस्ट, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, स्टेट पावर मैक्सिमाइजर है, सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर नहीं है, उसको पावर चाहिए क्योंकि उसको डोमिनेंट होना है, क्योंकि उसको वर्ल्ड पे अपनी डोमिनेंसी रखनी है, इसलिए उसको पावर चाहिए। सही है। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी पहली थ्योरी रियलिज्म को देखा कि वो क्या कहते हैं, हमने उसका बैकग्राउंड देखा, हमने उसके एलिमेंट्स देखे, हमने उसके बेसिक आइडियाज और जम्पशंस के बारे में बात की और उसकी ब्रांचेस क्या थी, ठीक है। आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। इसके बाद अगले सेशन में हम लोग बाकी 3 थियोरीज को देखेंगे, जो कि है लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।